आप सभी का स्वागत है। और ये हमारे आज का जो इवेंट है ऑन द ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने, आपको पता ही है, सबसे बड़ा रोल निभाया आज़ादी में, भारत की आज़ादी में। 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। और अब आज के जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आप हैं, हम हैं। तो आगे की जो रणनीति बोलेंगे, उन्होंने तो देश के बाहर जाके एक सेना तैयार की थी और अंग्रेज़ों पे सीधा हमला बोल दिया था। आज गुलामी उस तरह की नहीं है, गुलामी अलग तरह की आज जंजीरों से बांध के, बंदूकों से, वो एक तरह की गुलामी थी। आज दवाइयों की गुलामी है। अगर आप किसी भी जगह जाते हैं, आप सब हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो आपने ये देखा कि किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी पेशेंट से पूछेंगे, किसी इंसान से पूछेंगे, दिमाग में ये भरा हुआ है, डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होती, बीपी कभी ठीक नहीं होता, हार्ट पेशेंट ज़िंदगी भर हार्ट पेशेंट रहता है, कैंसर का पेशेंट है तो हर 6 महीने बाद पेट स्कैन बायोप्सी कराना ज़रूरी है, वो ज़िंदगी भर दवाइयों के चुंगल में घिरा हुआ है। डायलिसिस का पेशेंट, किडनी का पेशेंट, उसको डायलिसिस करते जाना पड़ेगा और अपने मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही सब कुछ हमारे दिमाग में भरा हुआ है और यही हमारी गुलामी है। और जबकि हमारे क्लिनिक्स अभी लगभग 1000 के करीब है, अगर ये 1000 से 1 लाख हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी और तब हम इस आज़ादी से निकल पाएंगे, हर इंसान तक पहुंच पाएंगे। तो उसकी एक पहुंचने की शुरुआत आज हमने करने के लिए आयोजन किया है। अभी जो हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ एंटायरली फॉर द पीपल हु आर ऑन लाइव। अभी हमारे साथ अलग अलग चैनल्स में करीब इस वक्त मेरे ख्याल से 50 चैनल्स हैं, चाहे वो फेसबुक के हों, यूट्यूब के हों, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन चैनल्स के माध्यम से हज़ारों लोग इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आज की जो कार्यक्रम का जो पार्ट्स है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है और ठीक होना बड़ा आसान, ठीक रहना बड़ा आसान है। वो इसलिए क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, बीमार रहने के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, डायग्नोस्टिक करना है, इसी चक्कर में फंसे रहना है। और हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस प्रकार रखना है डॉक्टर के कहने से, जिससे हम बीमार ही बने रहें। डॉक्टर के कहने से ये बात समझनी पड़ेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की है कि वही चीज़ बोलेंगे जिससे ये इंश्योर हो कि हम बीमार रहें। जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलेंगे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना। किडनी के पेशेंट को बोल देंगे नारियल पानी मत पी लेना, टमाटर मत खा लेना, पालक मत खा लेना। आप गौर करेंगे जिन जिन चीज़ों से जो जो बीमारियां ठीक होती हैं, वो संभव उन्हीं चीज़ों को परहेज़ करने के लिए स्ट्रिक्टली वो डॉक्टर बोल देता है। और नतीजा क्या होता है कि वो पेशेंट ही ज़िंदगी भर बड़ा बना रहता है। डॉक्टर ये भूल जाता है, एक डॉक्टर को याद रखना चाहिए कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। तो हम आज की पहली कड़ी में, यानी कि 11 बजे तक, ये समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि बीमार रहना, लगातार बीमार बने रहना कितना मुश्किल काम है जो है। और उनका एक शेड्यूल है दवाइयों का, सुबह कौन सी दवाई लेनी है, दोपहर को कौन सी लेनी है, शाम को कौन सी लेना है, कब ब्लड शुगर चेक करना है, कब ब्लड प्रेशर चेक करना है, कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 1/3 पैसा उनका इसी में खर्च होता है ऑन एवरेज, अगर हम भारत की बात करें। और हर साल प्राप्त करने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, राइट, हमें सभी को नमस्कार। यहाँ पेशेंट का नाम, उनके मिसेज है रेणु जी, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम यही बताएंगे। और कई जगह इलाज कराया, नहीं ठीक हुए, तो इन्होंने डॉक्टर बीआरसी का फॉर्म भरा, तो मेरे पास बुध बिहार में बातचीत होती रही। 1 महीने बात हुई है, उसके बाद फिर आए ये, और इनकी मिसेस को जितनी भी प्रॉब्लम थी ये खुद बताएंगे। आज वो नहीं आ पाए क्योंकि घर पे गेस्ट आ गए, पर उनकी वीडियो आई हुई है मेरे पास, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अनिल जी खुद बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम थी, कई डॉक्टरों से इलाज दिखाया, तो उनको 317 तक शुगर पहुँच गई थी। फिर उसके बाद हमें सिंगुलर डॉक्टर जी से कॉन्टेक्ट हुआ।
मिलने के बाद सर ने जो भी प्रोटोकॉल बताया, DIP डाइट और अर्थिंग, हम सर से मिलने के लिए गए तो पहले दिन उन्होंने हमें अर्थिंग और जो भी ट्रीटमेंट किया तो उसी टाइम हमारी 50 पॉइंट शुगर कम हो गई साथ के साथ। जिस टाइम उनके पास गए थे तब सर ने जो भी बताया हमने उसको फॉलो किया और फिर 2 महीने के बाद हमारी वाइफ का शुगर, मतलब 2 महीने के बाद उनका वेट भी 11 किलो कम हो गया। पहले उनका वेट 64 किलो था। थोड़ा क्या होता है, स्टेज फोबिया होता है और ऐसा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनको क्या था डाउट कि हमारी डाइट काम करती है, हमारी जीरो बोल्ट थेरेपी काम करती है क्या? स्टेज फोबिया को कैसे दूर करें कल ये नहीं बताया तो एक मिनट। जब भी आप स्टेज में आए ना कभी, जैसे मैं आता हूँ, अभी तो नहीं ऐसा, लेकिन आप जब आएँ तो ये सोचें कि आपने ऑडियंस में जितने भी लोग हैं उनको उधार दिया हुआ है खूब सारा पैसा, और वो सारे इकट्ठे हुए उसकी जो रकम वापस करने की जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए, ठीक है ना। और अब जब आप स्टेज पे आएंगे तो ये इन सबको हमने पैसे दिए हुए, ये अपने उधार का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो जब ऐसे करके देखेंगे ना उनको तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो वो सोच है। होता क्या है कि जब हम आते हैं स्टेज पे तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे सांप बैठे हैं, शेर बैठे हैं, हमें खा जाएंगे, ठीक है ना। जो मेंटल इमेज हम बना लेंगे तो हमें फिर उस तरह की फीलिंग आएगी, है ना। एक बार एक सर्वे हुआ था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है, मौत के डर के अलावा, तो सांप का डर नंबर 1 पे आया था और नंबर 2 पे आया था स्टेज पे बोलने का डर। उसके बाद आता है बाकी एक्सीडेंट का डर, बाकी चीज़ों का डर। थैंक यू सर। सर से कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है, इसके लिए हम सभी बहुत ही आभारी हैं इनके कि इन्होंने हमें डॉक्टर से भी ऊपर बना दिया है, मतलब बॉर्डरलेस डॉक्टर। तो डॉक्टर कहने में भी शर्म आती है, इसलिए हम एक्सपर्ट हैं। वाइस की फुल फॉर्म सभी को पता है कि वेलनेस एंड इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट। तो इनको मैंने 1 महीने तक गाइड किया फ़ोन पे ही कि भाई एक बार आइए मिलिए तो सही। सर अभी मैंने दवाई वहाँ से ले ली है, देखता हूँ। तो इस तरह करते हुए जब आए तो मैंने कहा आप शुगर मीटर लेके आइए अपना, तो वहाँ हमने नापा 316। उसके बाद इनको बातचीत करने के बाद 1 घंटे इनका माइंड सेट करने के बाद अपने ग्राउंड में भेज दिया। मैंने कहा आधे घंटे पैदल घूम के आइए, तो जस्ट आधे घंटे में 50 यूनिट कम हुई। तो इनको विश्वास हुआ, उन्होंने तुरंत फॉर्म भरा और उस तरह करके, और पूरा अभी भी 1 साल पूरा वेट करके बताया। मैंने कहा ठीक है आप आइए स्टेज पर। तो मैं अनिल जी को धन्यवाद करता हूँ कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हैं और उनके लिए इन्होंने पूरा डाइट का हर चीज़ का प्रबंध किया और आज भी ध्यान रखते हैं, सभी कुछ फॉलो करते हैं। डॉक्टर BRC का धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद शीतला जी। इंद्र कृपानु भज मन हरण भव वयो दारुण नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण कंधव अगणित अमित छवि नवनीन नीरद सुंदर पदपीठ मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरन भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोसद चंद दशरथ नंदनम सिर मुकट कुंदन तिलक चारु दारु अंग विभूषण आज निबुंज सचपद संगम जित खर दूसरन इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदन गंजनम मनोजयराज मिलय सोबरु
सत्य सुंदर सांवर करुणा निदान सुजान सिंधु सनु जनक्रावरो इति भाति गौरी आशीष स्वामी से सहित हिय हर्षि सदी उनसी भवानी पुण्य 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 मंदिर न मंदिर चंडी। जय श्री राम, जय श्री राम। अमोंगे कामयाब, अमोंगे कामयाब, अमोंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, अमोंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, दोनों हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। थैंक यू। थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर रशीद ने आज हम सबको मोटिवेट किया, सबको एनकरेज किया और दुनिया को ये बताया कि ADHD एंड ऑटिज्म इज क्यूरेबल। आपने देखा आज ही हम तो वो कौन था जिसको डर लग रहा था यहाँ पे भाषण देने में, अभी थोड़ी देर पहले की बात है ना, इधर ही है ना। नहीं तो एक आम इंसान भी जब स्टेज पे आता है तो घबरा जाता है ना, स्टेज फोबिया जिसे बोलते हैं। और अभी आप देख रहे हैं प्रसिद्ध को एक के बजाय 2 गाना सुना दिया, राइट। तो इससे क्लियरली ये पता चलता है दैट ये जो बोलते हैं डिसऑर्डर, इट इज टोटली प्रिवेंटेबल एंड टोटली क्यूरेबल। ये मैसेज दुनिया तक जाएगी, हम आपको इसका एक चिन्ह देना चाहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम ये जितने भी उदाहरण हैं, हर उदाहरण को हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखिए, ताकि इससे हिम्मत आएगी कि कोई भी हमारे किसान मित्र भी साथ में हैं तो उनको भी साथ में लाएं। हाँ अंकुश जी आप आए साथ में, लाइट और पीछे जाएं, आगे जाएं, आगे आए, आगे आ जाओ। एंड और हमारी जो टीम है वो भी साथ में आ जाएं और बुक्स लेके आ जाओ। ये हमारे किसान मित्र हैं सर, ऑर्गेनिक श्री संजय मयूख ऑर्गेनिक फूड करते हैं, ऐसे 125 किसानों का एक हमारा वो है। मिस्टर आगे अंकुश, आगे हमारे बीच RK वर्मा जी भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज BMV के ऑडिटोरियम, मिस्टर अरुण बहल सेक्रेटरी BMV के। और हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी स्टेज पे आएं बुक रिलीज के लिए, प्लीज बी क्विक। डॉक्टर नमिता प्लीज कम ऑन डॉक्टर नमिता, कल्पना, प्रतीक्षा, डॉक्टर संजू, डॉक्टर वंशिका, अभिषेक, मिस्टर मोहन जोशी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर तन्वी, मिस्टर पुष्कर, कपिल, पदम, अगर रंजन जी हैं ही कैन ज्वाइन, शुभम, दीप्ति, मिस शालिनी, थोड़ा सा नहीं, ठीक है पीछे पीछे हो जाएंगे आप, जगह नहीं है।
हो गया? ओके, थैंक यू, थैंक यू। फॉर्मूला है, उसके लिए बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हर 10 केजी पे 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, यानी कि अगर आप 50 केजी के इंसान हैं तो 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर पानी में घोल के आधे कप गर्म पानी में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। जब ये करने लगते हैं, मान लो आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको जब सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस है बॉडी में पेन रहता है, तो उनका पेन चला जाएगा, जैसा भी बताया कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा, या जो हाइपर एक्टिविटी वो गायब हो जाती है, हैंड क्लैपिंग वो गायब हो जाती है। आगे आप देखेंगे बच्चे हैं जो टो वॉकिंग करते हैं, टो वॉकिंग वो गायब हो जाती है। जो जो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में संतुलन से बाहर है उन्हें संतुलन के अंदर लाना, ये है काम नीम का पेड़ का। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीम का पेड़ मिलता है इस दुनिया में, तो वी आर लकी दैट वे, और वो भी मुफ्त में मिलता है। और अच्छी बात ये है कि नीम का जो पेड़ है उसमें कोई पेस्टिसाइड भी नहीं छिड़कने की जरूरत पड़ती, क्योंकि नीम का पेड़ अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो पेस्ट रिपेलेंट है अपने आप में, और इसीलिए वो अपने आप ही उगता है। और जब अगर दुनिया का आखिरी पेड़ बचा रहेगा, अगर ऐसी कोई स्थिति रहेगी तो उतना मजबूत है, तो मजबूती से खड़ा रहता है। इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, इस किताब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं। एक दवाई अगर आपके पास है, जो कि आपके पास है, आपके घर के आसपास है। तो खैर, हम इसमें एक जर्नी में, एक इमोशनल जर्नी में लेके जाना चाहता हूँ। एक बच्चा, इसकी ऑडियो प्लीज। बच्चा जो कि बोल नहीं पाता था, ऑडियो प्लीज, वीडियो प्लीज। हाँ, जाना पड़ेगा वहाँ पे। नमस्ते। और इधर ये है ऋत्विक, और ऋत्विक का ये वीडियो है जब ये नहीं जुड़े थे। और नो आ हाँ ये ई हाँ ई ऊ हाँ हाँ हाँ, आगे 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 खोलो, पेज पलटो पलटो। तो ये ऋत्विक कुछ समय पहले कब का ये वीडियो है? प्रोटोकॉल से पहले का वीडियो, जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस समय का, जब इन्होंने किसी और के बोलने पे स्पीच थेरेपी नॉर्मली बोलते हैं, और बच्चा भी बोलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त, और माँ भी बुलाने की कोशिश कर रही थी। आज देखते हैं, आपके सामने ऋत्विक है और आपके सामने ऋत्विक की मम्मी है। आप बच्चा आज कुछ बोल के दिखाएगा क्या? कुछ बोलेगा? माइक प्लीज। ठीक है, तो आप थोड़ा बताइए बच्चे के बारे में और ये जर्नी के बारे में, इसका थोड़ा पास्ट भी बताइए बच्चे का। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या ये मेरा बेटा, मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हूँ, लेकिन चित्रकूट में इस समय जॉब करती हूँ, तो फील्ड वर्कर हूँ मैं, ग्राम पंचायत अधिकारी। सर, ये मेरा बेटा छोटा था, तो 5-6 महीने का था, तो मैं इसको जब भी कोई आवाज़ लगाओ तो ये सुनता था, उस समय सुनता था, उसका रिएक्शन भी करता था। लेकिन क्या कहते हैं, जब बुलाओ भैया खाना, ये मुंह से बोल नहीं पाता था, स्पीच इसकी नहीं थी। दूध पीना है तो बोतल ऐसे पकड़ के कि हाँ पीना है, और दूध के लिए बोतल पकड़ता था, पानी के लिए ऐसे करता था हैंड से कि ऐसे पानी पीना है मुझे। लेकिन क्या कहते हैं, फिर सर इसको जब मैं धीरे धीरे मैं समझ ना पाई कब इसको क्या हो गया, कि जब ये इसका 1.5 साल का टीका लगा, तो इसमें सर इसका जो पैर है, चलते चलते खूब उस समय दौड़ रहा था, चल रहा था, लेकिन चलते चलते ये दोनों पैर से एकदम लुंज टाइप का हो गया। चलते चलते रुक जाए, बैठ जाए ऐसे ज़मीन में, फिर उठाऊं तो ये बिल्कुल चले ही ना एकदम से। फिर 10-5 मिनट इसकी मालिश करूँ मैं अच्छे से, तब जाके थोड़ा बहुत ये चलना शुरू किया था। और फिर उसके बाद
स्पीच फिर भी इसकी नहीं आई। ये लगभग 2 साल का हुआ तब एक सप्ताह तक इसने मम्मा मामा मामा किया है। उसके बाद फिर एक सप्ताह आइया आइया और मामा मामा ये 2 वर्ड्स इसने शुरू किए थे। एक सप्ताह में इसने फिर बंद कर दिया। फिर से मैं डॉक्टर के पास जब गई, इसका जब पैर गुंज टाइप का हो गया, मैं गई तो उन्होंने दवा दिया, डॉक्टर हेमंत मौर्य सर, उन्होंने दवा दिया, दवा से ठीक हुआ। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि सर ये अभी बोलता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हियरिंग डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारे प्रयागराज में है डॉक्टर अजय शुक्ला, शांति विलास हॉस्पिटल है उनका, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ फर्स्ट रिपोर्ट में ये एकदम नॉर्मल था, इसकी लिसनिंग जो है 100% ही एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं तो आप वेट कर लीजिए। लास्ट कर लेता हूँ ना। फिर सर मैं कहीं नहीं गई, मैं 3 साल तक वेट करी उसका। उसके बाद भी जब स्पीच नहीं आया, फिर मैं दोबारा गई उन्हीं के पास जांच कराने। तो उन्होंने कहा कि फिर उनको पता नहीं क्या इसमें फॉल्ट आया, उन्होंने रिपोर्ट देने से ही मना कर दिया, रिपोर्ट नहीं दिया। 1 महीने तक मुझे दौड़ाते रहे, आज मशीन ख़राब है, गई है बनने के लिए। फिर हमने दूसरी हॉस्पिटल फिर बैरा जांच करवाई इनकी। दूसरी हॉस्पिटल में जब मैं गए तो वो डॉक्टर मंगल सिंह के सर्वोदय हॉस्पिटल, फिर उन्होंने कहा कि इसकी बैरा, फिर वहाँ मैंने करवाई। उन्होंने बताया कि प्रोफाउंड लेवल में पहुँच चुका है, मात्र 10% सुनने के चांसेस हैं, इसके 90% लॉस हो चुका है इसका। फिर सर वहीं से फिर हमारा दिमाग ही काम न किया कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। फिर हमने कहा कि कोई सॉल्यूशन बताइए, इसका क्या करें हम। उन्होंने कहा कि इसका एक ही वो है इलाज, कान में मशीन लगवा दीजिए हियरिंग की। हमने हियरिंग मशीन लगवाई और कहे उसमें भी बहुत कम चांस है कि इसको सुनाई दे। लेकिन क्या कहते हैं, हियरिंग मशीन मैंने लगवाई 40,000 रुपये की। हियरिंग मशीन जब मैंने लगवाई उसके बाद भी लगभग 1 महीने कहीं धीरे 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 वैल्यूम आ जाएगा, फिर भी नहीं आया। तो और फिर उसी समय सर मैंने सर का प्रोटोकॉल देख लिया था फेसबुक में। तो लगभग सितंबर में, अभी सितंबर में हमने देखा था, सितंबर में सर देखा था। तो फिर स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने, तो मैं स्पीच थेरेपी भी साथ में करवा रही थी। तो स्पीच थेरेपी में चूँकि इसके गले से ही आवाज़ नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हाँ बुलाऊं पापा, तो ऐसे होंठ बजाए ऐसे करके कि इसी तरह पापा बोलते हैं। इसको ये समझ में आ रहा था कि पापा ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। स्पीच से तो स्पीच थेरेपी से कुछ तो इसमें फर्क आया था, जैसे ओम 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 निकलना शुरू हो गया था इसके गले से। लेकिन फिर उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं फर्क हुआ। फिर मैंने उन मैडम से कहा कि मैंने देखा है BRC सर का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है। सबका अपना वो है कि अपना प्रचार है, सब करते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है इसमें। तो मैंने कहा कि और तो भी कोई सर मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या फिर ये होगा या फिर वो कौन सा इम्प्लांट होता है, पॉपुलर इम्प्लांट कान का, कहा वो करवाइएगा। और सर उसमें लगभग 14 से 15 लाख रुपए बताया था उन्होंने खर्च। फिर हमने कहा कि ये तो अभी हमारे बस का नहीं है। फिर हमने सर का प्रोटोकॉल शुरू किया। फिर सर का फॉर्म भरने में मुझे 1 महीने लग गए अप्लाई करने में। लेकिन फिर मैंने जब अप्लाई किया तो धीरे धीरे मुझे डाइट चार्ट मिला, बच्चे की थेरेपी, गले की थेरेपी, कान की थेरेपी। सर मैंने वर्चुअल OPD में लिया था, तो ये सारी मिला, हमने किया। हमारे बच्चे जब इसके गले में मैं थेरेपी कर रही थी तो दूसरे दिन से ये अपने आप से शुरू हो गया कि हाँ अम्मा यहाँ से निकल रहा है मेरे। उसको लग रहा था कि यहाँ से मेरे निकल रहा है आवाज़। फिर हम सिर में याददाश्त इसकी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और इसके सिर में ऐसे फंगस जैसे लग गए थे, ऐसे चकत्ते वाइट, पूरा वाइट हो गया था सिर इसका। लेकिन नीम थेरेपी, कोकोनट और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जो है, इससे सारी चीज़ हमने फॉलो किया सर के। आज मेरा बच्चा पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये माँ पापा बाबू अपना नाम बताएगा, मैं बाबू पापा सेब पानी सारी चीज़ें ये कहता है जो मैं कहलवाती हूँ। 1 से 5 तक
की गिनती ये बोल लेता है। अभी स्कूल में एडमिशन नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत बोल लेता है। थैंक यू सर। थैंक यू। सुनाएगा मैंने सफाई का ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव था, सुबह उठ के साइकिल पे बैठता था। हाँ मैं बताओ। इतना सर हाइपर एक्टिव था। मैं चूंकि न्यूरो डॉक्टर के पास गई नहीं तो मुझे इसकी बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि इसको हुआ क्या क्या था। मैं सिर्फ हियरिंग लॉस जब सुनी उसके बाद ही मुझे पता मतलब समझ में आया कि हियरिंग जब उसको सुनाई ही नहीं देता है तो वो बोलेगा कहाँ से। लेकिन आई कांटेक्ट भी इसका नहीं था, बुलाओ इधर जाता उधर था। हाइपर एक्टिव इतना था कि सुबह 6 बजे साइकिल निकाल लेता था और फिर शाम को 6 बजे साइकिल रखना होता था। इसका खाना पीना सब कुछ साइकिल पे आता था। एक कौर ऐसे खाए, एक घूंट पानी पिए चला जाए, घूम के आए फिर खाए। मुझे सर 1 गिलास पानी पिलाने में इसको नारियल का 3 घंटे लगते थे। बहुत ही उपलब्धि बड़ी है। अब आपने देखा कि अगर बच्चा बोल रहा है, आपके रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद सुन भी रहा है, तभी जाके रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो वेरी वेरी इमोशनल जर्नी। लेकिन आप याद रखिए कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ था। मैंने सर आपका ADHD और ऑटिज्म का देखा था, हियरिंग का मैंने नहीं देखा था कि हियरिंग भी इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सर करने पे मुझे वाकई विश्वास है कि आपका प्रोटोकॉल वाकई बहुत अच्छा है सर। इससे किसी भी बीमारी का आसान तरीके से इलाज किया जा सकता है। वैसे भी आप हमारी लाइफ में, मैं भगवान का शुक्रिया सर अदा करना चाहूँगी कि उस दिन का, जिस दिन मैंने फेसबुक देखा था आपके प्रोटोकॉल का सर, वो दिन और आज का दिन जब आज मैं आपसे मिली हूँ सर, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ पे आए तो ये ऋत्विक के उपलब्धि के लिए आपको ये छोटा सा यश लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लेयर ही बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, अब देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, या किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं। उनका कोई ऑप्शन आज जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे। WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO के तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं वो। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना है। जैसे आप ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हैं तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज कर? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे उसमें 3 साल लगती हैं आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहां हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे। 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना ये बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद। क्या क्या है वो बता दीजिए।
ये पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता खाए, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में आप देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति फिर होगी, यही उम्मीद करता हूँ। सर अरे यार पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपए मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूं कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपए की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपए 700 रुपए हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि इनका रेट ना, खाने पीने का ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपए किलो ना हो, 1000 रुपए किलो हो, तब आप एक एक दाना चुप चुप के खाएंगे। नहीं तो आधा प्लेट, आप देखिए किसी होटल में जाके प्लेट यूं ही पड़े रहते हैं, खाना बर्बाद होता है। तो खाने की कमी इसलिए नहीं है कि पैदावार कम है, खाने की कमी इसलिए कि खाना बर्बाद हो रहा है। बर्बाद क्यों हो रहा है? क्योंकि खाने को बहुत सस्ता किसानों से लिया जा रहा है। सोच के देखिए कि भाई इतना बड़ा काम है, मैदान है जिसमें 3 महीना काम करना है, फिर मुझे 2000 प्रॉफिट मिलेगा अगर वो बिक गया तो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। सरकार भी खाद ही बेचती है, वो गोबर और गौमूत्र नहीं बेचती। क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ऐसा कुछ करने लगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे किसान ऐसे काम करने लगेंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिर कितना पॉसिबल होगा आपके साथ? देखिए, ये सरकार नहीं करेगी, सरकार वो करेगी तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट है। ये तो हमें मुहिम बना के अभिनव जी की तरह हम लोगों को लगना पड़ेगा, हमें अपने मिशन में क्रांति करनी पड़ेगी सबको मिलकर, और सारे काम सरकार करेगी क्यों, कुछ काम तो पब्लिक को भी करना चाहिए। सर, ये जो 1 महीने का पैक है आपका, इसमें क्या क्या आइटम है, क्या